बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर शेख रशीद का इंटरव्यू टाउट सहाफ़ी को उल्टा पड़ गया। मुनीब फारूक किस तरीके से सवालात शेख रशीद के मुंह में डाल रहे थे और घाघ किस्म के सियासतदान शेख रशीद ने किस तरह गेम डाली है, तफसीलात आपके सामने रखनी है। शेख रशीद को चिल्ले के अंदर क्या टास्क दिया गया और अब वो किस टास्क पर काम करेंगे, ये भी आज के इंटरव्यू के अंदर बड़ा इंकशाफ हुआ है, आपके सामने रखना है। जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं उसके बाद जो उनके ग्रुप के जजद हैं वो पूरी तरह तहरीक इंसाफ को प्रोटेक्ट करने की बजाय मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा करते दिखाई दे रहे हैं। और अभी एक हालिया फैसला आया है जिसको जालमाना फैसला करार दिया जा रहा है और इस फैसला आने के बाद अब एक मरतबा फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के जो कायदीन और कारकुनान हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। ये क्या फैसला है और क्या जो है वो इस वक्त किया जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब एक तो आप देखिए कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जब जस्टिस कादी फायद ईसा थे तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड थे और इसकी वाज़ेह जो मिसालें हैं वो हमने इन दिनों के अंदर देखी। जब एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ 90 दिनों के अंदर इलेक्शन का मामला था, जहां भी आइन और कानून का मामला होता था तो कादी फायद ईसा टांग अड़ाते थे और उनके चंद जो टाउट किस्म के सहाफी उन्होंने रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स में से है, और वो भी एक खास किस्म का उन्होंने उनको हीरो बनाया हुआ था कि इंसानी हकूक, आइन, कानून, इस पर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन कादी साहब की जो कली है वो उस वक्त ही खुल गई थी जब उन्होंने इसहाक डार का जो केस है वो जिस तरीके से शरीफ खानदान के हक में दिया था। लेकिन बाद अजान जब वो चीफ जस्टिस बने हैं तो अब ये कहा जा रहा था कि शायद कादी साहब के हवाले से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो भी इकदाम हुए, लेकिन जो कादी साहब है वो आइन और कानून के चूंकि सरबलंदी करने वाले हैं तो ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है ये रुकेगा। लेकिन अब ये लगता है कि ये सारा सिस्टम ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान और के खिलाफ बाकायदा एक पेज पर है और उसके अंदर दायर है हमारे ताकतवर हलकों के साथ तहरीक इंसाफ की बिगड़ी हुई है। मौजूदा जो हुकूमत है वो भी ऐसे ही ऊपर से जो है वो अवाम के साथ उनका ताल्लुक कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही लाए गए और खुद नून लीग वाले और सब ने माना है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की है। तो ओवरऑल जो हुकूमत है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की है, आगे सिर्फ ये चेहरे और मोहरे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अब अदलिया के अंदर जो जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट तो मुकम्मल ठुस होकर बैठ गई है। चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और हमने जो हालिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जिस तरह सनम जावेद, खदीजा और बाकी जो खवातीन के साथ तजलील की गई, अभी असातिज़ा की तजलील हुई, वो तो बिल्कुल सबसे, अगर जहां पर लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मजीद कमजोर किया है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो चीफ जस्टिस इस वक्त आमिर फारूक हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही जो उनका नाम नहीं था अतर मिनल्ला साहब का, लेकिन अतर मिनल्ला साहब कुछ मामलात के अंदर डट जाते थे इसलिए उनको प्रमोट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जब ये जज साहब चीफ जस्टिस बने तो उसी वक्त ये ख्याल था कि ये एक पेज सेट हो रहा है, क्योंकि इस जज ने जब ये चीफ जस्टिस बनेगा तो ये बिल्कुल वही करेगा जो इसको कहीं से जो है वो कहा जाएगा। ये एक तासर, मैं पब्लिक तासर की बात कर रहा हूं, बिल आखिर वो बने और जो एक रवैया उन्होंने रवा रखा हुआ है और जिस तरह वो पूरी तरह इंसाफ को दे रहे हैं, यकीनन उनके हवाले से जो पेशन गोई है उससे बढ़कर वो खिदमत कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है, अब चूंकि ऊपर बैठे हुए थे उमर अता बंदयाल साहब, वो बहुत सारी चीजों के अंदर रुकावट थे। नवाज शरीफ उनके होते हुए पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। इमरान खान को भी उनके दौर के अंदर जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जो नाजायज बोगस मुकदमात बनाए गए उसके अंदर रिहाई हुई, तो वो एक जगह पे मामला खराब हो रहा था, लिहाजा वो भी अब जूं खत्म हो गई और अब कादी फायद ईसा साहब आ गए। तो ये इंसाफ के इतने बड़े अलमरदार हैं कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे रिहाई मिलती है, तीसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो 7-7, 9-9, 12-12 जमानतें तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान ने ली। अब यही हुआ है सनम जावेद, खदीजा शाह के हवाले से उनकी जमानतें हुई लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो गई। आज यही तमाशा एक मरतबा फिर हुआ है, फिर गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये मुकदमे भी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कभी 3 MPO में, कभी किसी, चूंकि FIR हैं सैकड़ों, उनमें किसी के अंदर भी डाल दिया गया। ये इंतहाई जुल्म है। लेकिन बजाय इसके
کہ قاضی فائد عیسیٰ کے گروپ کے جج جسٹس سردار طارق مسعود اور قاضی فائد عیسیٰ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کو یہ تکلیف پہنچتے، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی انسانی ہمدردی ہوتی، کوئی ان کو تکلیف پہنچتی کہ بھئی یہ کیا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اس پر ایکشن لیتے۔ الٹا جو جسٹس سردار طارق مسعود ہے انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا جی یہ جو پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ بدماشی روکیں کہ اگر کسی شخص کو رہا کیا جائے اور اگلا مقدمے میں گرفتاری کرنی ہو تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ بدماشی روکی، پولیس کی، ایف سی کی، دیگر اداروں کی، کہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ آپ نے پہلے بتانا ہے کہ کس طرح کا مقدمہ ہے، پھر آپ نے اجازت کے بعد گرفتاری کرنی ہے۔ یہ جو بار بار گرفتار کرنا ہے، جیل کے آگے سے پہنچ جاتے ہیں، تو اب یہ رکاوٹ آ رہی تھی اور اس وجہ سے گرفتاریاں ایک مرتبہ رک گئی جن کی ضمانتیں ہوئی۔ لیکن سردار طارق مسعود جو قاضی فائد عیسیٰ کے گروپ کے سرغنہ جج ہے، ان کے اس فیصلے کے بعد ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ یہ لوگ کیوں رہا ہو رہے ہیں، ان کو تو تکلیف اور پہنچنی چاہیے، ان کو اور ناجائز مقدمات میں ٹھوکنا چاہیے۔ تو وہ جو قاضی گروپ کے جج صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد اب چونکہ ہائی کورٹ سے جس طرح چاہیں ایک مقدمے سے رہائی ہو، دوسرے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، تو لہذا اب دوبارہ آج سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ یہ ظالمانہ فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ان ججز سے ایک ٹکے کی اب پاکستانی قوم کو امید نہیں ہوگی جو انہوں نے یہ اس وقت یہ فیصلہ دیا ہے، خاص طور پر اس کی ان کو تکلیف پاکستانیوں کی چار دیواری کے جو تقدس پامال ہو رہا تھا، جو گھروں کے اندر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جو ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جا رہی تھی، جو بچیوں اور خواتین کو قید کیا جا رہا تھا، اور مرد اہلکار جس طرح اساتذہ کو اور باقیوں کو لے گئے ہیں، ان ججز کو، قاضی گروپ کے ان ججز کو، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اور یہ جو سردار طارق مسعود، ان کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی۔ ہمارے بہت سارے صحافیوں نے ایک جعلی قسم کا ان کو ہیرو بنایا ہوا تھا، لیکن ان کا پورا جو راز ہے وہ ان کی شخصیت کا فاش ہوا ہے، اور اب پتا چلا ہے کہ یہ تو بجائے اس کے کہ وہ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ بھائی یعنی آپ ظالم سے مراد، میں کسی ادارے کو ظالم نہیں کہہ رہا، لیکن جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، چونکہ گرفتار تو نہیں کیا جا رہا، اغوا کیا جا رہا ہے، تو اغوا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ حالات ہیں اور یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر دیکھتے ہیں پاکستانی عوام آئین اور قانون کے ساتھ یہ قاضی گروپ کے ججز کب کھڑے ہوتے ہیں، اور ابھی تک تو یہ انہی کے نواز شریف، زرداری اور باقی جو اغوا کار ہیں ان کے ساتھی بن کے یہ فیصلے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوبارہ صنم جاوید کی رہائی ہوئی، اس کے فوراً بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو خدیجہ شاہ ہیں، ابھی ان کی اطلاع نہیں آئی، لیکن آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے پشاور سے جو بنگش صاحب ہیں اور دیگر قائدین، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب جو نواز شریف ہے، نواز شریف نے شاید کوئی ٹھیکہ دیا ہوا ہے، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، کس کو دیا ہوا ہے یہ نہیں پتا۔ پورا پاکستان کا سسٹم اس وقت نواز شریف کے ہاتھوں میں ہے، یعنی اس کے جو مخالفین ہیں، اس کے جو سیاسی دشمن ہیں، شاید یہ ٹھیکہ لیا گیا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ صاف ہونا چاہیے، اس بندے کے انٹرویو ہو جانے چاہیے، اس بندے کو اٹھا لیا جانا چاہیے۔ یہ یعنی عجیب قسم کا یہ ماحول بہرحال بدقسمتی سے نظر آ رہا ہے۔ افسوس ہے کہ پاکستانی قوم، میں زیادہ بات شیخ رشید کے معاملے پر کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جو شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اس ٹاؤٹ صحافی جو ہے اس کو الٹا پڑا ہے۔ کیسے پڑا ہے؟ یہ ٹاؤٹ صحافی جو ہے یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کے جو کردار ہیں، جن کو پتہ ہے وہ صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو اغوا رکھا گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹاسک دیا جاتا ہے جس نے خدمت کی ہے۔ آپ دیکھیے پچھلے اس عرصے کے اندر جو جتنا بڑا ٹاؤٹ تھا، ایک ٹاؤٹ کو ایک بندہ دیا جا رہا ہے کہ آپ انٹرویو کریں اور اپنے ریٹنگ بنائیں۔ یعنی یہ ٹاؤٹ جو خادم بنے ہوئے ہیں، تو آج یہ جو ہے وہ منیب فاروق نامی جو ٹاؤٹ ہے، اس نے اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے، جس طرح وہ سوالات کر رہا تھا شیخ رشید صاحب سے، اور جس طرح منہ کے اندر وہ ڈال رہا تھا، اور اس کو جو لسٹ بھی دی گئی تھی کہ یعنی آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے سازش کی عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے، وہ نہیں چاہتے تھے، تو بھائی یہ عمران خان کی مرضی ہے، عمران خان وزیر اعظم رہا ہے تو اس کی مرضی ہے آرمی چیف وہ نہ بنے، یہ اس کا رائٹ ہے آئینی طور پر۔ اس کی بنیاد پہ جو ہے یعنی لانگ مارچ وہ لے کر آئے کہ وہ نہ بنے، تو وہ سیاسی رہنما ہے۔ یعنی ایک تو یہ کلوایا گیا، دوسرا جو ہے وہ انہوں نے، شیخ رشید نے کہا جی میں چلے پہ تھا اور پہلے ایک بندہ روحانی، آپ کو علم ہے اس شخصیات سے اس نے مشاورت کی
फरक हबीब ने, किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो कहते हैं कि अफवाज के साथ हूं मैं तो उन्हीं का बंदा हूं पहले दिन से। फौजी का नाम सियासतदान को नहीं लेना चाहिए। 9 मई के वाकयात जो है वो नहीं होने चाहिए थे जो हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, शहबाज गिल वाला सवाल भी उसने किया कि उसने जो बात की थी इस पर श्री मदारी अहमद और जुल्फी बुखारी का नाम लिया। उसने माहौल कब बनना नजर आया, लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से शेख साहब ने कहा बननी नहीं चाहिए थी। 2 दफा मैंने मुज़ाकरात का कहा लेकिन मुझे कहा गया कि आप अलहदा हो जाएं। अमरीकी साजिश के बयानिए भी बात हुई जलसे के अंदर, उसने कहा मैंने भी किया लेकिन इस्लाम खत्म नबूवत और पाकिस्तान पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। आर्मी चीफ बनने के खिलाफ साजिश का सवाल किया, इस पर भी शेख साहब ने इधर उधर कर दी। अंदर से शेख साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि उनको जो है वो मिल जाएगी, ये सवाल भी किया गया, हमायत मिल जाएगी ये। फिर वो कहते हैं ट्विटर पर मुझे जो ट्विटर ने मरवाया है उस पर जो बयानात आते हैं वो मुझे दिखाए गए हैं कि ये देखो तुम्हारे बयानात। तो वो अगवा रहे शेख रशीद साहब जो है वो चिल्ला उन्होंने बयान किया 40 दिन। अब इसके अंदर जो टाउट साहब जो कुछ कहना चाहता था शेख रशीद ने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, रूटीन की बात की है। वो जिस तरीके से रहे, एक तस्वीर वायरल है, उनके गालों पर कुछ निशान है शेख साहब की। अब वो कितना दुरुस्त है, कोई फेक तो नहीं है, इसको तो हम देख रहे हैं। तो अब ये जो टाउट साफी है इसके अंदर वो कहते हैं नामालूम लोग जो है 9 मई के अंदर नामालूम यानी गैर सियासी लोगों का किरदार है। यानी वो इमरान खान को मशवरे इस तरह के देते थे, इमरान खान जो है वो भी ये समझते थे। तो कोई ऐसी बड़ी बात जो है वो शेख रशीद से कहलवाने के अंदर कामयाबी नहीं हुई। लेकिन खास तौर पर जो शेख साहब को अगला टास्क दिया गया है उसका उन्होंने इजहार किया है कि शेख साहब कहते हैं कि मैं अब जो है वो ये मेरे चिल्ले पे भी बात हुई है, मैंने तहिया किया है। इससे वो तासर ये बिल्ड होता है कि शायद उनको ये टास्क दिया गया है कि अब आप दरमियान में किरदार अदा करें तो हम लोगों पर एहसान भी कर लें। यानी पहले लोगों को अगवा करें, उनको जेलों में डालें, नाजायज तौर पे पाकिस्तानी कौम के माओं बहनों बेटियों घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें और उसके बाद इस कौम पर एहसान भी करें कि जनाब हम आपको रिहा कर रहे हैं। तो अब शेख साहब के जरिए वो कहा गया कि वो किरदार अदा करेंगे, वो अब रिहा करवाएंगे उनको। उसके अंदर एजाज उल हक और लोग भी आगे जाके शामिल हो जाएंगे। माइनस इमरान करके बाकी कुछ जो स्पेस है वो तहरीक इंसाफ के लिए जो बनती नजर आ रही है। शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू है उससे ये तासर बनता है जो उभरता है और उसके अंदर जो है वो सारी उन्होंने बात की है। तो टाउट साफी ने जो कुछ किया है उसको उल्टा पड़ा है। शेख साहब ने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की और तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये हदायत अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनको दे चुकी थी कि आप जो है वो ऐसी शेख साहब जो भी बात करेंगे तो वो ज़ाहिर है उनके खिलाफ नहीं करनी। अब ये इंटरव्यू शेख साहब की हवेली में हुआ है, घर में हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी बात थी उसके अंदर डाउट है। यानी पहले ये था कि एक ये दोबारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। पहला इंटरव्यू चूंकि उसके अंदर शेख साहब के साथ जो सलूक किया गया वो और जगह पे था और असद तूर के मुताबिक वो लाहौर के अंदर हुआ है, कुछ लोगों के बकौल वो रावलपिंडी में हुआ था। लेकिन अब ये पता चल गया है कि ये हुआ है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर अब जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, चूंकि जलसा है 22 को लाहौर के अंदर, फिर कहना है लोग नहीं, इश्तिहारात चल रहे हैं और ये चीजें हैं। तो रियासत पाकिस्तान और उसके इदारे एक मुजरम नवाज शरीफ के नौकरी पे लगे हुए हैं। लोगों को ये असल में तकलीफ है, यानी हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको ये समझना चाहिए इमरान खान माइनस होना ये भी ज्यादती है, नाजायज तरीके से मुकदमात हैं, ये मतलब है ये उड़ जाने हैं और आपको भी पता है। लेकिन शेख साहब जो कहते हैं कि हमें फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं, ये सबसे बड़ा आइन है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। कोई बात नहीं, अभी बेदार नहीं है, बेदार होगी। और ये जितने भी जर्नैल या फौजी कोई भी किसी भी मनसब पे है, वो चीफ जस्टिस है, कोई जितना भी बड़े ओहदे पे है, वजीर आजम है, उसको आइन और आवाम के सामने अपने आप को बिल आखिर सरेंडर करना है। ये वक्त कब आता है ज़ाहिर है इसको जो है वो देखेंगे। तो ये आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।